तो दोस्तों, ये शख्स दुनिया का 7वां सबसे अमीर इंसान बन गया था, लेकिन फिर एक दिन उसकी कुल संपत्ति -1 अरब डॉलर तक पहुंच गई। पर कोई इस स्तर तक भला कैसे पहुंच सकता है? खैर, पता चला है कि जितना ज्यादा आपके पास होता है उतना ही ज्यादा खोने के लिए भी होता है, और इस आदमी ने पैसे के अलावा अपनी जिंदगी में और भी बहुत कुछ खोया। तो दोस्तों, कुछ पॉपकॉर्न ले लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में हम जिंदगी के कुछ अजीब मोड़ों के बारे में बात करने वाले हैं, जिनके कारण एक आदमी बैंक में $30 बिलियन से ज्यादा पैसा जमा करने के बावजूद खुद को 30 साल के लिए सलाखों के पीछे पाता है और उसके नाम एक भी पैसा नहीं बचता। जी हाँ, ये दुख भरी कहानी आइकी बतिस्ता की है। बतिस्ता की शुरुआत। तो दोस्तों, असल में ये आइकी बतिस्ता आखिर हैं कौन और वो इस हद तक कैसे गिर गया? खैर, इस कहानी के पीछे के आदमी को समझने के लिए हमें समय में थोड़ा वापस जाकर मध्य ब्राजील की 20वीं सदी की यात्रा करने की जरूरत होगी। आइकी बतिस्ता का जन्म ब्राजीलियाई बिजनेसमैन एलिएजर बतिस्ता और उनकी जर्मन पत्नी जट्टा के घर 3 नवंबर 1956 को मिनस गेरेस में हुआ था। वो ये ब्राजीलियाई राज्य है जो देश की खनन राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है। आइकी के पिता ने एक वित्तीय सफलता हासिल करने का एक स्पष्ट उदाहरण स्थापित किया था, जिस दौरान वे इंजीनियर के रूप में वेल ए डो रियो डो सी में काम कर रहे थे, जो ब्राजील की सबसे बड़ी मेटल और माइनिंग कंपनियों में से एक है। साल 1961 में सिर्फ 36 साल की आयु में ही एलिएजर ने कंपनी के प्रेसिडेंट के पद पर अपनी जगह बनाई और बच्चों के लिए उपलब्धि की एक ठोस मिसाल कायम की। उस समय वेल ए डो रियो डो सी स्टेट द्वारा चलने वाली कंपनी थी। मतलब एलिएजर न सिर्फ ब्राजील के टॉप बिजनेसमैन में से एक थे, बल्कि वे एक महत्वपूर्ण सरकारी व्यक्ति भी थे। अपने सफल करियर के दौरान एलिएजर ने ब्राजील के माइंस और एनर्जी मंत्री के रूप में साल 1962 में समय बिताया, जिसने उन्हें और बाद में आइकी को देश के सोने की खदानों के बारे में अमूल्य ज्ञान प्रदान किया। और ये ज्ञान कुछ ऐसा था जिसका उपयोग या दुरुपयोग आइकी अपने आने वाले सालों में कर सकता था, लेकिन उस पर बाद में जानकारी दी जाएगी। बचपन में आइकी, उसकी माँ और उसके भाई बहन पूरे यूरोप में एक घर से दूसरे घर गए, जहां आइकी ने अपने भविष्य के लिए रास्ता बनाना शुरू किया। 1974 में अपने पिता के मैकेनिकल विचारधारा के नक्शे कदम पर चलते हुए उसने जर्मनी की आचेन यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग डिग्री हासिल कर ली और पढ़ाई के दौरान आइकी ने घर घर बीमा सेल्समैन के रूप में जाकर कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाने शुरू किए, जो बिना एक्सपीरियंस वाले कॉलेज छात्र के लिए आग का बैप्टिज्म था। हालांकि आइकी ने जो नीति अपनाई वो पानी को मछली बेचने जैसा था, और उसकी नेचुरल अट्रैक्शन ने सीलिंग की बिक्री को बच्चों के खेल जैसा बना दिया। अलग अलग किस्म के सौदे को पूरा करने की चुनौती ने आइकी को न सिर्फ व्यापार और बातचीत का अनुभव प्रदान किया, बल्कि उसे अपने दम पर कुछ करने की इच्छा को भी प्रेरित किया। उम्मीद ये थी कि अपनी डिग्री पूरी करने के बाद आइकी अपने पिता की कंपनी में अपना करियर शुरू करेगा, लेकिन आइकी की यूनिवर्सिटी कोर्स का एक हिस्सा मेटलर्जी के बारे में था, जिसमें मेटल की टेक्नोलॉजी और विज्ञान की स्टडी के बारे में बताया जाता है, जिसने इन जनाब के दिमाग में कुछ अलग ही योजनाएं पैदा कर दी। साल 1978 तक आइकी अपनी पढ़ाई से थकने लगा था। ब्राजील और उसके आसपास होने वाले अमेज़न गोल्ड रश के बारे में एक मैगजीन आर्टिकल पढ़ने के बाद उसकी किस्मत तय हो गई। यही वो बड़ा कारण था कि उसने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया, जिसने उसके जीवन की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया और उसे धन की अनंत ऊंचाइयों और अधर्म और अपराध की अंधेरी गहराइयों तक ले गया। चमकता सोना। बात है 1980 के दशक की शुरुआत की, जब आइकी ने अपनी पढ़ाई छोड़कर कुछ बड़ा करने की योजना के साथ ब्राजील वापस जाने का कठोर निर्णय लिया। हालांकि आइकी ने मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की थी, लेकिन वहां से उसे इतना ज्ञान मिल चुका था जो उसके पहले सोलो वेंचर में उसे काम आने वाला था। आप जानते होंगे कि 80 के दशक में उत्तरी ब्राजील का अमेज़न इलाका ऐसा कुछ था जहां देश के इतिहास में सोने के लिए सबसे बड़ी भीड़ लगी रहती थी। हालांकि ठीक उसी समय के दौरान ब्राजील की अर्थव्यवस्था बहुत ही बुरी तरह से ऋण ग्रसित हो चुकी थी, जहां रोजमर्रा इस्तेमाल में होने वाली चीजों की कीमत रोज ही बहुत ही तेजी से बढ़ रही थी और नकदी के मूल्य में भी भारी गिरावट आ रही थी। हालांकि आप सोच सकते हैं कि ये एक उभरते एंटरप्रेन्योर के लिए काफी आपदा का सबब होगा, लेकिन ये सुनहरी आंखों वाली आइकी के लिए आइडियल था। ऐतिहासिक रूप से आर्थिक संकट के समय में सोने को एक इन्फ्लेशन प्रूफ इन्वेस्टमेंट माना गया है, क्योंकि इसकी सप्लाई पैसे की तुलना में लिमिटेड रहती है, जिसका मतलब सोना अपना मूल्य बरकरार रखता है, क्योंकि आप ज्यादा पैसा प्रिंट तो कर सकते हैं, लेकिन आप सोना नहीं छाप सकते, जिसके कारण सोने की मांग बहुत ज्यादा थी। और अवसर का लाभ उठाते हुए आइकी एक डेडिकेटेड सोने का व्यापारी बन गया। आइकी ने अपनी दुकान मिडिलमैन के रूप में माइन और सोने के खरीदारों के बीच में स्थापित की और सीधा माइन कंपनियों से सोना खरीदकर इसे अमीर ग्राहकों को साओ पाउलो और रियो में बेचने लगा। बहुत ही जल्दी आइकी ने अपने दम पर
देश भर में लगभग 60 खरीदारों का इम्प्रेसिव नेटवर्क स्थापित कर लिया और साथ ही निवेशकों से $5 लाख का समर्थन भी प्राप्त कर लिया। ये उसके लिए शुरू से ही एक जबरदस्त सफलता थी। उस जनाब ने $6 मिलियन का लाभ सिर्फ और सिर्फ 18 महीनों में उठाया था, जिसमें से आईकी ने कथित तौर पर अपने लिए 10% ही रखा था। ये एक 23 साल के लड़के के लिए बुरा नहीं है। अपनी गोल्ड प्रतिष्ठा से मशहूर आईकी ने विदेशों में भी सोने से भरी अपनी जेबें फैलाई और एक छोटी सी कैनेडियाई माइनिंग कंपनी खरीद ली, जिसका नाम बदलकर TVX गोल्ड रख दिया। इसके तुरंत बाद 1984 में आईकी ने EBX ग्रुप की स्थापना की, जो उसके भविष्य की होल्डिंग कंपनी है, जिसके तहत वो अपने भविष्य की सभी कमाई का आयोजन करने वाला था और जिसके माध्यम से उसकी सफलताएं और परेशानियां समान रूप से पैदा हो गई थीं। लेकिन बता दूं कि सिर्फ सोने की टिक्कियां ही नहीं थीं जो इस टाइकून के दिल को बहका रही थीं। इसके साथ साथ सन 1991 में आईकी ने एक सुपर मॉडल और प्लेबॉय सेंटरफोल्ड लूमा डी ओलिवेरा से शादी का बंधन जोड़ा, जो किसी भी नए धनवान इंसान के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन आईकी के कपटी और बेईमान पक्ष के संकेत इससे पहले ही सामने आने लग गए थे। बता दूं कि उनकी शादी के समय पर न सिर्फ लूमा पहले से गर्भवती थी, बल्कि लूमा को बिना बताए धोखेबाज आईकी ने दूसरी महिला के साथ संबंध बनाए रखा। दूसरी सेरेमनी को ठीक 1 सप्ताह पहले रद्द कर दिया गया और इसके लिए ये सब किया गया था। सैवेज। और साल 2000 तक आईकी ने लगभग 8 सोने की खदानें ब्राजील और कनाडा में हासिल कर ली और साथ ही चिली में एक चांदी की खदान भी खरीदी, जिसके बाद उनकी कंपनियों ने कुल मिलाकर $20 बिलियन की भारी रकम हासिल की। आईकी की इसी लाजवाब सफलता के कारण उसने खुद को किंग मिडास उपनाम दिया, क्योंकि इससे पहले वो मैजिकल गोल्डन टच के साथ एक इनफेमस माइथोलॉजिकल व्यक्ति थे। अब उसके द्वारा छुई गई हर चीज सोने में तब्दील होने के बावजूद आईकी अभी भी और ज्यादा हासिल करना चाहता था और दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने का सपना देखता था। लेकिन कहते हैं ना कि आप जितना ऊपर चढ़ते हैं उतना ही नीचे गिरने का खतरा भी होता है। सोने में मंदी। ऐसा लग रहा था कि आईकी की सोने की खदानें अनंत काल तक चलती रहेंगी, लेकिन इस माइनिंग मैग्नेट को अपनी पहली बड़ी बाधा का सामना 2001 में करना पड़ा। नई खदानों की तलाश में आईकी एक बार फिर महान अवसर का फायदा ग्रीस में उठाना चाहता था, लेकिन चीजें वैसी नहीं हुई जैसा उसने सोचा था। आईकी स्वभाव से एक जोखिम लेने वाला इंसान था, जिसका आकर्षक सौदों में आकर्षक तरीके से काम करने का ट्रैक रिकॉर्ड था। लेकिन दुर्भाग्य से उसका पैशनेट और कुछ हद तक आक्रामक अप्रोच उसे परेशानी में डालने वाला था। अपने नए माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए आईकी का प्रस्ताव ग्रीक सरकार को पसंद नहीं आया और उसे शुरू करने के लिए जरूरी एनवायरमेंटल लाइसेंस से वंचित कर दिया गया। दुर्भाग्य की बात यह है कि शातिर दिमाग वाले आईकी ने पहले ही इन्वेस्टर्स को अपनी नई योजना में शामिल होने के लिए मना लिया था और अपने नए माइनिंग प्रोजेक्ट की तैयारी में उनका पैसा खर्च कर दिया था। उस पैसे को वापस करने का कोई तत्काल तरीका नहीं होने के कारण आईकी पर न सिर्फ कर्ज का पहाड़ टूट पड़ा, बल्कि सोने की कीमतें आईकी के अब तक के सबसे निचले स्तर पर गिर गईं। जब 80 के दशक की शुरुआत में आईकी की शुरुआत हुई थी, तब सोने की कीमत $700 प्रति औंस थी, लेकिन अब कीमतें घटकर मात्र $250 प्रति औंस रह गई थी। और सबसे बुरा समय तो अभी बाकी था। अपने कई गलत कामों के बाद अप्रैल 2001 में आईकी की मजबूरी इस हद तक बढ़ गई कि उस TVX के CEO और अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के लिए उसे मजबूर होना पड़ा और वो अब उस कंपनी के इंचार्ज नहीं थे जिसकी उसने स्थापना की थी। इतना ही नहीं, बल्कि आईकी की शादी भी टूटने के कगार पर पहुंच गई और आखिर उसका तलाक साल 2004 में हो गया। लेकिन इससे पहले कि आप आईकी के लिए निराशा व्यतीत करें, सोने की माइनिंग में उसके पिछले सौदों की कहानियां भी सामने आने लगी थी और वे ज्यादा अच्छी नहीं थी। 2000 के दशक की शुरुआत के समाचार लेखों में बताया गया कि आईकी अमेज़न जंगल में रहता था और उसकी खदानों में काम करने वाले स्थानीय लोगों को 10 दिन पुराने अखबारों में सोने की कीमत की रिपोर्ट दिखाता, जबकि इस बीच कीमत बढ़ गई होती। और आईकी जानता था कि स्थानीय लोगों द्वारा निकाले गए ताजा सोने की कलेक्शन के लिए आईकी इन मजदूरों को पुराने समाचार पत्रों में लिखी गई कीमतों का भुगतान करता और फिर खुद ही सोने को नई लेटेस्ट कीमत पर बेच देता। जबकि आईकी को अपनी इस जादुई मिडास टच की आदत हो गई थी। इस तरह की अप्रिय रिपोर्ट्स और दूसरे कुछ और संदिग्ध व्यवहारों के संकेतों के साथ आप उनके ग्रीक माइनिंग प्रोजेक्ट की विफलता को कुछ हद तक वेल डिजर्व कर्मा कह सकते हैं। हालांकि इस झटके को परिवर्तन की चेतावनी के रूप में अपनाना चाहिए था, लेकिन अफसोस आईकी अपनी भव्य वापसी की योजना बनाने में बहुत ही व्यस्त था। चरम वापसी।
अपने प्रोफेशनल और निजी जीवन दोनों में ठोकर खाने के बाद आइकी ने अपना ध्यान सोने से हटाकर उस अम्ब्रेला कंपनी की ओर लगाया जिसे उसने अपने शुरुआती सालों में शुरू किया था, EBX ग्रुप। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं था कि आइकी ने बहुत सारा पैसा TVX की विफलता में खो दिया था, लेकिन दो चीजें वो कायम रखने में कामयाब रहा। वो थी उनकी आकर्षक सेल्समैनशिप स्किल और अवसर को पहचानने की क्षमता। जैसा कि 2000 के दशक में बहुत सारी चीजों की कीमत बढ़ने लगी, जिसमें तेल, फ्यूल और मेटल भी शामिल है। और हालांकि आइकी फिर से सोने में शामिल होने के बारे में नहीं सोच रहा था, लेकिन वो अपने साम्राज्य को फिर से बनाने का अवसर हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। कमोडिटी में उछाल आने के कारण स्टॉक एक्सचेंज उन ग्लोबल इन्वेस्टर्स के साथ खरीदारी का उन्माद देख रहा था जो आइकी जैसे नए कमोडिटी संचालित बिजनेसमैन को लाखों का ऋण देने के लिए तैयार होते। और आइकी की शानदार शोमैनशिप की बदौलत वो आसानी से बहुत सारे इन्वेस्टर्स का विश्वास जीतने में सफल रहा, जिनकी जेबें मोटी रकम से भरी हुई थी, जिसमें जनरल इलेक्ट्रिक के साथ साथ IBM कंपनी भी शामिल थी। तो अपने हाथ आई नई योजनाओं के साथ ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज में शामिल होकर 2000 के दशक की शुरुआत में आइकी ने अलग अलग कमोडिटी के बाजारों में अपने कदम बढ़ाए और निजी निवेशकों को सफलता के ठोस वादों के साथ लुभा लिया, जिसमें पैसा बरसने लगा। अब EBX और TVX की तरह हर नए बिजनेस के अपने नाम में अक्षर जोड़ दिया, जिसे आइकी ने धन को बढ़ाने का प्रतीक बताया। सच कहो तो आइकी मुझे ये पसंद आया, और ये सच भी था। आइकी जल्दी अपनी संपत्ति को कई गुना बढ़ा रहा था। वो कई इंडस्ट्रीज में शेयर से बहुत ही मुनाफा कमा रहा था, जैसे आयरन माइनिंग से लेकर जहाज निर्माण, तेल और गैस तक। और 2008 में आइकी आखिरकार दुनिया के अरबपतियों की सूची में शामिल हो गया, और उस समय पर उसने अपने नाम लगभग $6.6 बिलियन की निजी संपत्ति प्राप्त कर ली, जो उसे अपने मुनाफे, बोनस और शेयर्स की लगातार बढ़ती हुई कलेक्शन से हासिल हुई थी। आइकी अब दुनिया का 142वां सबसे अमीर इंसान था, लेकिन ये अभी भी पर्याप्त नहीं था और पूर्व राजा मिडास टॉप पर पहुंचने के लिए कुछ भी करने वाला था। लेकिन आखिर करने किस कीमत पर वाला था वो? ब्राजील के अरबपति। तो कमोडिटी बूम की लहर पर 2000 के दशक में सवार होने के बाद आइकी ने खुद को दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने के अपने सपने के 134 कदम करीब पाया। सिर्फ 2 सालों में अरबपतियों की सूची में अपना स्थान बनाने से आइकी ने खुद को पृथ्वी के टॉप 10 सबसे अमीर इंसानों की लिस्ट में शामिल कर लिया, और फिर साल 2010 में सूची में 8वें स्थान पर पहुंचकर उनके नाम $27 बिलियन की संपत्ति थी। फिर 2012 तक आइकी की पर्सनल संपत्ति $30 अरब तक बढ़ गई थी, और अब वो ग्रह पर 7वें सबसे अमीर आदमी थे, और पूरे ब्राजील में सबसे अमीर भी। हालांकि ये सिर्फ टाइटल ही काफी होता है। आइकी ने बड़ी सावधानी से जीवन शैली से भी ज्यादा शानदार लाइफस्टाइल बनाया ताकि वे अपने ब्राजीलियाई स्टेटस से मेल खा सकें। बता दें कि 2012 में आइकी ने लगभग 13.5 मिलियन की रकम एक भव्य हवेली पर खर्च कर दी, जो कि रियो के जार्डिन बोटानिको के पड़ोस में स्थित है। जी हाँ, इस फैंटेसी पैड में एक नहीं बल्कि 6 लिविंग रूम शामिल थे, जिनमें से एक में कांच का दरवाजा लगा हुआ था, जहां से मुगल कार लेकर सीधे अंदर आ सकता था। बता दूं कि आइकी ने सुपर कारों को उसी तरह इकट्ठा किया था जैसे एक बच्चा खिलौनों को इकट्ठा करता है, जिसमें एक लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर जिसकी कीमत $4,50,000 थी, और साथ ही $1 मिलियन की मर्सिडीज SLR मैक्लेरन भी शामिल थी। और आइकी न सिर्फ सड़कों का राजा था बल्कि वो समुद्र पर भी शासन कर रहा था। पावर बोट और सुपर याच के बेड़े के साथ साथ वे 3 निजी जेट के साथ आसमान पर भी राज कर रहे थे। भाई, आइकी के $10 मिलियन के वोकेशन होम में जाओगे तो आप देखना शुरू कर देंगे कि कैसे ये आदमी तेजी से बढ़ते हुए धन का जीवित अवतार बन रहा था। आइकी ने दुनिया के तत्कालीन सबसे अमीर इंसान मैक्सिको के कार्लोस स्लिम पर भी अपना मुंह चलाना शुरू कर दिया था, और दावा करता था कि वो जल्दी पृथ्वी पर सबसे अमीर आदमी के टॉप स्थान में से उसकी जगह ले लेगा। उसने स्टेटमेंट दी थी कि कार्लोस स्लिम को अपने पीछे के दोनों शीशों को साफ करना चाहिए, क्योंकि मैं उसे चेतावनी नहीं दूंगा कि मैं किस तरफ से उससे आगे निकलने वाला हूँ। तो ये साफ है कि उसमें ज्यादा विनम्रता तो नहीं थी, बल्कि बहुत सारा आत्मविश्वास था। इतना ही नहीं, बल्कि आइकी ने 2011 में ये भी दावा किया था कि 10 सालों के भीतर उसकी कुल संपत्ति $100 बिलियन से ज्यादा हो जाएगी। लेकिन उसे ये खबर नहीं थी कि वो चमत्कारी किस्मत
बर्बादी में बदलने वाली थी। दुर्भाग्य से ऐसा प्रतीत हुआ कि आइकी ने अतीत में किए गए गलत व्यवहार के लिए अपनी योग्यता छोड़ने से इनकार कर दिया था और उसके नापाक पक्ष की खबरें उसका पीछा करती रहीं। बता दूं कि अरबपतियों के क्लब में शामिल होने के लिए मध्य से लेकर 2000 के दशक के अंत तक आइकी की माइनिंग कंपनी MMX पर एनवायरमेंटल नियमों को तोड़ने के लिए कई बार जुर्माना लगाया गया था। और फिर 2008 में टुपी गुआरानी जनजाति ने आइकी की लॉजिस्टिक्स कंपनी पर यह आरोप लगाया था कि वो उन्हें जबरदस्ती अपनी पूर्वजों की भूमि को छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं। हालांकि नेगेटिव प्रेस होने के बावजूद आइकी की संपत्ति काफी हद तक बढ़ती रही, लेकिन एक समय आ ही गया जब उसके व्यवहार के संदिग्ध पहलू सामने आए। असली परेशानी एक बड़े दावे के बाद आई जिसने शुरुआत में आइकी को बहुत ही अमीर बना दिया था। साल 2010 में आइकी की ईंधन कंपनी OGX ने बयान जारी किया कि उन्होंने आइकी द्वारा अनुमान लगाया $1 ट्रिलियन के तेल और गैस भंडार को ब्राजील से रिकवर किया गया। कहने की जरूरत नहीं है कि इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत ही रोमांचक दावा था, क्योंकि गोल्डमैन अब गैसमैन बनकर निवेशकों से वादा कर रहा था। इसका मतलब है कि OGX प्रतिदिन 7,50,000 बैरल तेल को प्रोड्यूस करने में सक्षम होगी। तो प्रतिदिन लगभग $60 मिलियन का तेल पंप किए जाने की संभावना के साथ ये दावा था कि OGX की मार्केट वैल्यू $19.9 बिलियन तक बढ़ गई थी। लेकिन आइकी को इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि यह विशाल गैस का बुलबुला जल्दी फूटने वाला है, हमेशा के लिए। अरबपतियों से बॉम्ब तक। हालांकि आइकी का बड़ा दावा यह था कि OGX कंपनी प्रतिदिन 7,50,000 बैरल तेल पंप करने में सक्षम होगी, लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग साबित हुआ। बता दूं कि जब उनका काम ठीक से शुरू हुआ तो ये कंपनी प्रतिदिन सिर्फ और सिर्फ 15,000 बैरल की डिलीवरी करने में सक्षम रही, जो उसके वादे का सिर्फ 2% था। आइकी ने अरबों रुपए उधार लिए थे ताकि वे अपने तेल और गैस कंपनी का विकास कर सकें, जिसकी क्षमता उसने बहुत ज्यादा आंकी थी। तो यह तो इग्नोरेंस के कारण या संभावना है कि झूठ के कारण और उसके तेल उत्पादन में बहुत कम कमाई होने के कारण आइकी को वे लोन्स चुकाने में संघर्ष करना पड़ा और उसने खोखले वादों पर हासिल कर लिए थे। वो ये सिर्फ आइकी की गैस और तेल कंपनी नहीं थी जो कि फिसल रही थी, बल्कि कुछ ही महीनों के बाद आइकी की माइनिंग कंपनी पर $1.8 बिलियन का जुर्माना टैक्स न दे पाने के लिए लगाया गया और उसकी दूसरी कंपनियां भी कर्ज में डूब गईं। इतना ही नहीं, बल्कि आइकी ने खुद को कुछ गंभीर लोगों के कर्ज में डूबा हुआ पाया, जिसमें $2 बिलियन का कर्ज भी शामिल था जो EBX द्वारा अबू धाबी के शाही परिवार ने दिया था। उस भारी कर्ज को चुकाने के प्रयास में जिसका सामना अब उसे करना पड़ रहा था, आइकी को उन विलासिताओं से अलग होने के लिए मजबूर होना पड़ा जिनका उसने ब्राजीलियन के रूप में अपने दिनों में आनंद लिया था। जिसकी शुरुआत आइकी ने अपने एम्ब्रेसर लेगेसी के 600 प्राइवेट जेटों को $14 मिलियन से बेचने में की। लेकिन आइकी बहुत गहराई में था और उसकी नेटवर्थ न सिर्फ डूब रही थी बल्कि पूरी तरह से खत्म होने लगी थी, जबकि उसकी पर्सनल संपत्ति $30 बिलियन के शिखर पर बस एक ही साल में पहुंच गई थी। लेकिन बढ़ते हुए कर्ज और उनकी कंपनियों के शेयरों की कीमत में तेजी से गिरावट का मतलब था कि सितंबर 2023 तक उसकी कुल संपत्ति डूबकर $200 मिलियन तक आ गई थी। उसके साथ होने वाली घटनाओं ने ऐसा मोड़ लिया था कि उसको दांतों तले उंगली दबाने वाला 99% का घाटा हुआ, वो भी सिर्फ 12 महीनों में। और अक्टूबर 2013 में OGX कंपनी अपने निवेशकों को $45 मिलियन का ब्याज भुगतान करने में चूक गई और कुछ ही दिनों के बाद आइकी की प्रमुख कंपनी को ऑफिशियली दिवालिया घोषित कर दिया गया। बता दूं कि जनवरी 2015 तक आइकी पर सिर्फ पर्सनल कर्जा ही $1.2 बिलियन का था और उसकी अनुमानित कुल संपत्ति $200 मिलियन थी, जिसने उसे $1 बिलियन की भारी गिरावट में डाल दिया। जबकि ईक को अपने करियर के दौरान किंग मिडास से लेकर दुनिया के 7वें सबसे अमीर आदमी तक की शानदार उपाधियों की आदत थी, लेकिन अब ईक ने खुद के लिए नया रेयर खिताब अर्जित कर लिया था। नेगेटिव और अरबपति। अधिकारियों ने आइकी की संपत्ति को जब्त करना शुरू कर दिया, जिससे अब उसकी संपत्ति छीन ली गई, जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार भी करता था। टॉप पर वापस आने के लिए बेताब आइकी ने बहुत सारे आइडिया पर काम करने की कोशिश की, जिसमें विचित्र रूप से अपनी धन संबंधी समस्याओं में मदद करने के लिए आत्माओं की ओर रुख किया और उसने 2016 में $1,60,000 के सोने के सिक्के अपने किए हुए पश्चाताप में समुद्र में फेंक दिए, वो भी एक मानसिक व्यक्ति की सलाह पर। हालांकि मैं थोड़ा सा आध्यात्मिकता के पक्ष में हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आइकी के $1,60,000 उसके विवेक की तुलना में उसके कर्ज पर बेहतर ढंग से खर्च हो सकते थे। लेकिन कौन जानता है, शायद ये काम कर गया हो, है ना? गलत। जबकि ऐसा लग रहा था कि जब आइकी को अपने कर्मों का एहसास हुआ था
तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो अगर इतना सारा कर्ज उसके लिए बुरा नहीं था, तो आइकी के लिए कर्मा के तौर पर कुछ और भी बुरा था, कुछ ऐसा जिससे वो बच नहीं सकता था। मिडास बनाम कानून। जबकि आइकी की सेल्समैनशिप के कौशल ने उसे अतीत में मोटी रकम दिलाई थी, लेकिन अब वे उसे और भी बड़ी मुसीबत में डालने वाली थी। साल 2014 में फेडरल प्रोसिक्यूटर्स ने रियो डी जेनेरियो में ऑफिशियली आइकी पर जानबूझकर इन्वेस्टर्स को गुमराह करने का आरोप लगाया, जब ये बात आई कि ओजीएक्स कितना तेल प्रोड्यूस करने में सक्षम होगा। हालांकि आइकी के कई सारे आलोचकों को ये संदेह था कि ओजीएक्स वादा किए गए प्रतिदिन 7.5 लाख तेल बैरल की डिलीवरी नहीं कर पाएगी, लेकिन आइकी ने कंपनी को चालू रखने के लिए निजी तौर पर $1 बिलियन देने का वादा किया। समस्या बस ये थी कि आइकी ने कभी भी इस वादे का पालन नहीं किया, और इससे भी बुरी बात यह थी कि आइकी पर ओजीएक्स में अपने शेयर बेचने का भी आरोप लगाया गया था। जब तक उसे एहसास हुआ कि चीजें खराब हो रही थीं, इस सौदे को अंदरूनी व्यापार के रूप में लेबल कर दिया गया, और ऐसा लग रहा था कि आइकी ने ऐसा करके लगभग $95 मिलियन का लाभ कमाया है। इस तरह के आरोपों के बढ़ने के साथ आइकी को पहली बार असली परिणामों का सामना करना पड़ा, और उसके मुकदमों को ब्राजील की आपराधिक अदालतों में पेश किया गया। और फरवरी 2015 में एक न्यायाधीश ने पुलिस को यह आदेश दिया कि वे पूर्व राजा मिडास से ब्राजील में उनकी सभी संपत्तियों को जब्त कर ले, जिसमें उसकी 7 सुपरकार्स, बोट्स और प्लेन्स भी शामिल थे। पुलिस ने आइकी के घर से कंप्यूटर, घड़ियां और $32,000 से ज्यादा नकद भी जब्त कर लिया था। लेकिन आपको बता दूं कि आइकी अभी भी अपने लोएस्ट पॉइंट तक नहीं पहुंचा था। जैसे जैसे 2017 करीब आया, आइकी ने खुद को और ज्यादा मुसीबत में फंसता हुआ पाया, जब वो और भी ज्यादा आपराधिक लेन देन में बंध गया, और उसकी जिंदगी के रास्ते में एक ऐसा मोड़ आया कि जनवरी 2017 में आइकी बतिस्ता का नाम दुनिया की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल हो गया, और आइकी ने खुद को न सिर्फ एक नेगेटिव अरबपति बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय भगोड़ा भी पाया। पेंट हाउस से जेल तक। आइकी का नाम इंटरपोल के मोस्ट वांटेड लिस्ट में कुछ हफ्तों से ज्यादा समय तक नहीं रहा। अधिकारियों ने उसे न्यूयॉर्क शहर से वापस आने वाली फ्लाइट में ट्रैक कर लिया, और लैंडिंग करने के तुरंत ही उसे रियो डी जेनेरियो के मुख्य हवाई अड्डे पर गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इस बार उस बदमाश ने क्या किया? खैर, जब आइकी ने धोखे और अंदरूनी व्यापार को खत्म कर दिया है, तो उसके बुरे कामों की लिस्ट में अगला नाम अच्छी पुरानी रिश्वतखोरी का है। आइकी के खिलाफ लगे आरोपों के आधार पर उसे $16.5 मिलियन का भुगतान रियो एस्टेट के गवर्नर सर्जियो कैब्रल को करना पड़ा। अगर आप पूछते हैं कि रिश्वत किस लिए ली, तो बता दूं कि इन लाखों के बदले में आइकी ने खुद को रियो के माराकाना स्टेडियम के बोर्ड में स्थान दिलाया, जिसने 2014 विश्व कप और 2016 ओलंपिक दोनों की मेजबानी की थी। इसके परिणाम स्वरूप सरकार द्वारा बेहद आकर्षक कॉन्ट्रैक्ट जारी किए गए, जिससे आइकी को स्टेडियम में अच्छी तरह से चलाने और इससे भारी मुनाफा कमाने का मौका मिला। इस प्रक्रिया को जिम्मेदारी से सरकारी अधिकारी के भुगतान के कारण अदालतों द्वारा अनुचित माना गया। इतना ही नहीं, बल्कि आइकी पर ब्राजील के कुछ दूसरे एलिट के साथ मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले में शामिल होने का आरोप भी लगाया गया, जिसमें विदेशी बैंक खातों में $100 मिलियन छिपे हुए पाए गए। जबकि आइकी ने पहली बार अपना नाम गोल्ड माइन से बनाया था, जो अमेज़न नदी के किनारे पर थी, लेकिन अब उसने खुद को एक अलग ही नदी में पाया, जिसमें कोई चप्पू भी नहीं था। आइकी द्वारा लगे हुए आरोपों का जोरदार खंडन करने के बावजूद भी कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ एक दशक पहले आइकी ने भविष्यवाणी की थी कि वो इस प्लेनेट पर 2020 तक सबसे अमीर व्यक्ति होगा, लेकिन इसके बजाय उसने खुद को जेल की सलाखों के पीछे 30 साल की सजा का सामना करते हुए पाया। भाई, सोने के राजा से एक अपराधी तक, ये पूर्व अरबपति अब खुद को सलाखों के पीछे जाते हुए देख रहा था। अपने नए मुकदमे की शुरुआत की प्रतीक्षा करते समय आइकी को बंगू पेनिटेंट्री में हिरासत में ले लिया गया था, जो ब्राजील की सबसे कठिन जेलों में से एक है, और ये उस सेमी लग्जरी व्यवहार से बिल्कुल अलग था जो कई सारे अमीर एलिट को सलाखों के पीछे फेंके जाने पर मिलता है। भाई, कुछ जेलों में कैदियों को अपने नए नरक जैसे घर में पहुंचने के बाद अपना सर मुंडवाने के लिए मजबूर किया जाता है, ताकि जुएं न फैल जाएं, और दुर्भाग्य से आइकी के लिए बंगू इस तरह की सजा के पक्ष में था। तो अगर जुओं से भरे जेल में रहने का विचार ज्यादा बुरा नहीं था, तो आइकी के साथ कर्मा का खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। आमतौर पर आइकी जैसे ज्यादा एजुकेटेड अमीर कैदियों को बंगू में अपनी निजी कोठरी दे दी जाती है, लेकिन पूर्व राजा मिडास को ये सुविधा नहीं दी गई, क्योंकि ब्राजील के क्रिमिनल कोड में कहा गया है कि सिर्फ यूनिवर्सिटी की डिग्री वाले लोग ही निजी सेल के लिए एलिजिबल थे। और ये देखते हुए कि आइकी ने तो 1980 के दशक में सोने की तलाश में पढ़ाई छोड़ दी थी, इसीलिए उसे बाकियों की तरह ही रहना पड़ा।
हालांकि आइकी अपने 6 भाई बहनों के साथ बड़ा हुआ था, लेकिन अब उसे अपनी सेल में 6 कैदियों के साथ रहना था, जिनमें से कुछ ब्राजील के खतरनाक क्रिमिनल थे। बीच के 6 कैदियों के साथ एक सेल साझा करते हुए उसको पाया गया। हाँ, अगर आप अपने पुराने चाचा वाफेट से कुछ सलाह चाहते हैं ना, तो स्कूली बच्चों के साथ रहिए और हाँ, जेल से दूर रहिए, समझे भाई। बंगू में कंडीशंस बहुत ही ज्यादा गंभीर थीं और ज्यादा भीड़ भाड़ के कारण कई कैदियों को फर्श पर सोने के लिए मजबूर होना पड़ता था, और यहाँ तक कि यहाँ गड्ढे भी इतने गंदे थे कि उनमें कीड़े लगे हुए थे। अप्रैल 2017 में बंगू में 3 कठिन महीनों के बाद आइकी को मुकदमे का सामना करने तक घर में नजरबंद रहने के लिए रिहा कर दिया गया। उन्हें यह स्वतंत्रता इस फैसले पर दी गई थी कि उनके अपराध अहिंसक थे और उनके जेल से बाहर रहने से उनके मुकदमे के नतीजे पर असर पड़ने की संभावना भी नहीं थी। फिर भी लंबे समय तक अदालत में आमने सामने रहने के बाद आइकी भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के सभी आरोपों का दोषी पाया गया और 3 जुलाई 2018 को उसे सलाखों के पीछे विशाल 30 साल के लिए भेज दिया गया। आइकी की एंडिंग। ऐसा लग रहा था कि आइकी का आखिरकार अंत हो चुका है, लेकिन वो बिना लड़े हार नहीं मानने वाला था। उनके वकील लगातार लड़ते रहे और उसे दी गई सजाओं के खिलाफ अपील करते हुए उसे ज्यादातर समय जेल से बाहर रखने में कामयाब रहे। लेकिन आइकी के साथ कानून का काम भी पूरा नहीं हुआ था और सितंबर 2019 में आइकी ने खुद को एक बार फिर से मुसीबत में पाया और कानून द्वारा उसे फिर से 8 साल और 7 महीने की एक्स्ट्रा सजा सुनाई गई, जो कि बाजार में हेरफेर करने के आरोप में हुई थी। ऐसा लग रहा था कि आखिरकार न्याय मिल गया, लेकिन चालाक आइकी के पास खेलने के लिए एक आखिरी सुनहरा मौका था। बता दूं, 24 मार्च 2020 को ये घोषणा की गई कि आइकी ने ब्राजीलियाई अधिकारियों के साथ एक समझौता कर लिया जो इतने समय से उसके पीछे थे। सौदा ये था कि आइकी अपनी 38 साल की सजा में जेल में सिर्फ 4 साल काटेगा और ज्यादातर घर में नजरबंद रहेगा और $160 मिलियन का हर्जाना चुकाएगा। इस हाईली डिजायरेबल दलील को जीतने के लिए ब्राजील के कैपिटलिज्म के पूर्व राजा ने प्रोसिक्यूटर्स के साथ सहयोग करने और उन्हें ब्राजील के व्यापार में भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए आवश्यक जानकारी देने पर सहमति व्यक्त कर ली। ये असल में ब्राजील के एलीट के बीच मौजूद दूसरे खराब लोगों को खत्म करने के लिए समझौता था और पास करने के लिए सौदा बहुत ही अच्छा था। भाई, आखिरकार 38 साल से घटकर 4 साल तक जाना है बस। इस तरह का सौदा कौन नहीं करना चाहेगा। अगर आप असहमत है ना, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताना, ओके। लेकिन 38 साल की मूल सजा को एक तरफ रखते हुए ये कहना सुरक्षित है कि आइकी ने कम से कम 38 जन्मों तक जीने के लिए पर्याप्त बदनामी हासिल कर ली है। हालांकि ऐसा लगता है कि ये पूर्व अरबपति अभी भी अपने एम्बिशंस को नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि आश्चर्यजनक रूप से ये बताया गया है कि आइकी अपनी ग्रैंड वापसी के लिए एक भव्य योजना पर काम कर रहा है, वो भी घर से। न सिर्फ वो अपनी सजा के खिलाफ अपील करना जारी रख रहा है, बल्कि अफवाहें हैं कि उसकी कई प्रोजेक्ट में शामिल होने की योजना है, जिसमें ब्राजील को पराग्वे से जोड़ने वाली गैस पाइप, रिन्यूएबल एनर्जी और नैनो टेक्नोलॉजी के साथ साथ एक नया बैच भी शामिल है। आपने अनुमान लगाया होगा, है ना, सोने की खदानें। हालांकि मैं मोचन चाप के पक्ष में हूँ। भाई, मैं तो कहूंगा कि अगर आइकी को अपना काम ईमानदारी से करना होगा, अगर वो असल में चीजों को बदलना चाहता है और कर्ज से भी बाहर निकलना चाहता है, जो कि निश्चित रूप से चाहता ही है, तो सवाल यह है कि क्या आइकी जैसे इतिहास वाला कोई भी इंसान सुपर रिच बनने का एक और मौका पाने का हकदार है या फिर नहीं। एक समय दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक रहे आइकी बतिस्ता को अप्रिय कारणों से याद किया जाएगा। इस तरह के एपिक प्रोपोर्शन से इस ऊंचाई तक पहुंचने के साथ आप कह सकते हैं कि आइकी बतिस्ता का पतन भी उतना ही शानदार था। इस भ्रष्टाचार और घोटाले के ड्रामेटिक जाल के बाद ये सोचना वाकई काबिले तारीफ है कि आइकी को एक समय दुनिया के सबसे महान बिजनेसमैन में से एक माना जाता था। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि आइकी को बड़ी सफलता मिली, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि इसमें से कुछ सफलता इसको बुरे तरीकों और कुछ नापाक व्यवहार से मिली है। अब इसे देखकर ये भी सवाल उठता है कि इस तरह का संदिग्ध व्यवहार अति अमीर लोगों के बीच में कितना आम है, और असल में क्या इस तरह के गहरे अनैतिक काम अरबपति बनने की राह में करने जरूरी है। मैं इस बात का निर्णय आप लोगों पर छोड़ देता हूँ। आइकी बतिस्ता के इस ड्रामेटिक ऊंचाई और गिरने से आप क्या समझते हैं? क्या आप कभी किसी अपराधी अरबपति के लिए खुद को खेद महसूस करवाना चाहते हैं, या आपने कभी खेद महसूस किया है?
मुझे अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं और देखने के लिए शुक्रिया।